हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के एक और टॉपिक की चर्चा करते हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, विलयन होता क्या है? विलय और विलायक का क्या है? समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन किससे? विलय से और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, विलय क्या होता है? विलय वो पदार्थ है जो कम मात्रा में उपयोग में लिया जाता है, और विलायक क्या है? जो अधिक मात्रा में उपयोग में लेते हैं। जरूरी नहीं है कि पानी ही विलायक हो। विलायक वो पदार्थ होता है जो ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लिया जाए। ठीक है। अच्छा, विलयन क्या है? दो तरह के होते हैं विलयन, द्विअंगी और त्रिअंगी। द्विअंगी यानी जिसमें दो अंग हो, यानी कि विलायक तो होगा, विलायक के साथ क्या होगा? एक विलय होगा। जबकि त्रिअंगी में विलायक के साथ कितने? दो विलय होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर द्विअंगी की हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पानी और नमक का जो मिक्सचर है वो कैसा है? द्विअंगी विलयन का उदाहरण है। जबकि त्रिअंगी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है? पानी के साथ नमक और शर्करा का मिक्सचर जो है वो क्या है? त्रिअंगी विलयन का उदाहरण है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन विलयन के प्रकार की। ठीक है, विलयन के प्रकार की बात करें जैसे कि, तो विलयन के प्रकार में अगर बात करूं तो तीन टाइप के विलयन होते हैं: गैसीय, द्रव और ठोस। ठीक है। गैसीय विलयन जिसमें विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? गैस का। विलायक के रूप में गैस का उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है। द्रव विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? द्रव का, वो द्रव विलयन होता है। और ठोस विलयन जिसमें विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अपन ठोस का। ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके पढ़ेंगे। गैसीय विलयन में, अब जब विलायक के रूप में हम क्या गैस का यूज़ कर रहे हैं, और विलय के रूप में भी गैस का, तो गैस में गैस, फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है। अब बात करें गैस में द्रव की, यानी कि द्रव विलय के रूप में किसको ले रहे हैं? अपन द्रव को ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वही गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है वो कैसा है? गैसीय विलयन। अगली बात करें गैस में ठोस की। गैस में ठोस का एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में कपूर का जो मिक्सचर है वो क्या है? ठोस इन गैस। ठीक है। अब इसको याद करने की अगर मैं आपको बताऊं, इसी एग्जांपल को अपने को याद कैसे करना है तो वो भी बता देता हूँ। गैसीय विलयन में विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? गैस का। ठीक है। अब गैस अपन ने कौन सी ली है? नाइट्रोजन गैस लिए क्या? नाइट्रोजन गैस लिए, तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है नाइट्रोजन गैस में। अब गैस इन गैस का एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन का मिक्सचर। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है क्या? ठीक है। और द्रव गैस में द्रव का कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन गैस लिए, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। और गैस सॉलिड इन गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में जो ठोस का जो होता है वही नाइट्रोजन गैस लिए, नाइट्रोजन गैस में कपूर कैसा होता है? सॉलिड होता है क्या? अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि गैस विलयन का अगर यही एग्जांपल अपने को याद करने हो तो नाइट्रोजन गैस के रूप में तो नाइट्रोजन गैस ले ही रहे हैं अपन, और इसको अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं OKK। ठीक है। OKK ट्रिक से भी अपन याद रख सकते हैं ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में, और कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है। अगला अपन बात करते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अपन द्रव का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये भी थ्री टाइप के हो जाएंगे: गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड की तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि हम डेली लाइफ में अपन इसका यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या है? वो क्या है? गैस इन लिक्विड है। ठीक है, उसका एग्जांपल है। ठीक। अगर मैं लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं तो जल प्लस एथेनॉल की मैं बात कर लेता हूं, यानी जल प्लस अल्कोहल, ये क्या है? लिक्विड इन लिक्विड ही है क्या? और सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा? जैसे सॉलिड इन लिक्विड में नमक का पानी में जो मिक्सचर है क्या है? चीनी का पानी में मिक्सचर है, ये क्या है? जल में घुला हुआ ग्लूकोज है, ये किसके हो जाएंगे? सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या? तो ये तीनों तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो कि अपने को वैसे ही याद रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन के भी वही, जिसमें विलायक के रूप में अपन किसका उपयोग करते हैं? सॉलिड का, यानी ठोस का। ठीक है। इसके भी थ्री टाइप हो जाएंगे: गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है। गैस इन सॉलिड के रूप में अगर मैं बात करूँ तो क्या एग्जांपल हो जाएगा? अब सॉलिड के रूप में गैस इन सॉलिड, सॉलिड क्या है? पैलेडियम कैसे है? सॉलिड है क्या? उसमें गैस कौन सी है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा? गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा? पारे का जो सोडियम के साथ अम्लकम है, सोडियम कैसी है? ठोस है। और पारा क्या है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो पारे का सोडियम के साथ जो अम्लकम है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा?
लिक्विड इन सॉलिड का। और लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल की बात करूँ तो तांबे का सोने में जो विलयन है, और जो मिश्र धातुएं होती हैं, पीतल है, कांसा, ये सब क्या है, लिक्विड सॉलिड इन सॉलिड है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हो गए विलयन के प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या है, वास्तविक सोल्यूशन, एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइडी और निलंबन। अपने में जो है सिलेबस में भी ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक इसका। ये क्या होता है, विलय और विलायक का जो होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ समांगी मिश्रण की, समांगी मिश्रण होता क्या है, जैसे कि कोई भी जो विलय है वो क्या है, एक समान मात्रा में, किसमें, एक समान मात्रा में बटा हुआ होता है विलायक। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे नमक और चीनी का जो नमक और जल का जो मिक्सचर होता है, नमक क्या होता है, पानी में पूरी तरह घुल जाता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, सभी सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, परंतु सभी मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, सभी सॉल्यूशन कैसे होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये तो जितना भी विलयन है वो सारे क्या मिक्सचर ही है। चाहे नमक जल का ले लो, चीनी जल का ले लो, या फिर आप नमक जल प्लस अल्कोहल ले लो, सारे क्या है, मिक्सचर ही है, मिक्स तो कर रखा है ना। परंतु सभी मिक्सचर जो है ट्रू सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो होमोजीनस होंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो नमक प्लस पानी ये होमोजीनस मिक्सचर है, चीनी प्लस पानी ये होमोजीनस मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ क्या कहते हैं अपन, पानी में रेत मिला देते हैं तो क्या है, ठीक है, वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, वो एक समान मात्रा में बटा नहीं रहता है, रेत क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह, परंतु सभी मिक्सचर जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला अपना पॉइंट है कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की अगर मैं बात करूँ तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता विलय की मात्रा। विलय की मात्रा कैसे, देखिए इसको, सांद्रता अपन क्या कहते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये होती है सांद्रता। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल ही क्या होते हैं, सांद्रता कहलाती है, राइट। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल। ठीक है, तो ये विलय की जो मात्रा है विलायक में या विलयन में कह सकते हैं अपन, विलय की मात्रा जो विलयन में होती है वही क्या है, कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो पात्र ले रहा हूँ, दोनों में समान मात्रा में पानी मिलाया है, दोनों में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इधर से मैंने 1 चम्मच नमक डाला, और इधर से 1 चम्मच चीनी डाली, और इधर मैंने 10 चम्मच चीनी डाली। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस वाले की ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की या फर्स्ट वाले पात्र की। तो हम देखेंगे किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले पात्र की। सेकंड वाला पात्र जो है वो गाढ़ा और ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले पात्र की तुलना में। फर्स्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, तलु विलयन हो जाएगा। कैसा, क्योंकि इसमें विलायक ज़्यादा, विलय कम है, एक चम्मच चीनी है। ठीक है, जबकि इसकी मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, 10 चम्मच है। ठीक है, तो हम सांद्रता को एक तरह से गाढ़ेपन से भी समझ सकते हैं, जो जितना गाढ़ा कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो इधर 1 चम्मच मिलाया था विलय, और इधर 10 चम्मच मिलाया था चीनी, यानी विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए कुछ टर्म यूज़ में लेते हैं अपन, उन टर्म्स की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं हम इनको। अच्छा, परसेंटेज एक्स, परसेंटेज वेट बाय वेट। अच्छा, यहाँ पे एक्स जो है वो किसके लिए यूज़ में ले रहे हैं अपन, विलय के लिए, विलय का भार हो जाएगा एक्स। ठीक है, और ये परसेंटेज जो है वो किसके लिए लेंगे अपन, विलयन के लिए। यहाँ पे जो पहला वाला डब्ल्यू है वो किसके लिए, विलय के लिए, और जो दूसरा वाला डब्ल्यू है वो विलयन के लिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। विलय एस ग्राम एक्स किसके लिए था, विलय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, विलय का भार। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज किसके लिए था, विलयन के लिए, तो परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सेकंड वाला विलयन का भार, विलयन का भार। ठीक है, ये हो जाएगा विलयन का भार। अच्छा, अब अपने को विलायक का भार चाहिए तो क्या कर देंगे, विलयन माइनस विलय, तो विलायक का आ जाएगा अपने आप। तो 100 माइनस एक्स ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेट बाय वेट दे रखा है अपने को, यानी फर्स्ट वाला तो विलय के लिए, यानी 10 ग्राम तो किसका हो गया, ये विलय का भार हो गया, और परसेंटेज यानी कि विलयन का है, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला विलयन का भार हो जाएगा। ठीक है, और विलायक का निकालना हो तो 100 में से 10 कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 90 ग्राम विलायक का भार आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही अपना सेकंड और थर्ड है पॉइंट है, एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, वेट बाय वेट की जगह क्या है, बाय में वॉल्यूम है। ठीक है, यानी एक्स ग्राम तो विलय का भार हो जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज है 100% मतलब 100 ही है। ठीक है, 100 ml ही है, लेकिन ये क्या है, ml है। अब विलन में एक्स ग्राम तो विलय का भार है, 100 ml क्या है, विलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, किसमें, विलन का आयतन हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में क्या है, वेट बाय वेट नहीं है, क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है,
यानी एक्स एम एल तो हो जाएगा विले का और 100 ml क्या हो जाएगा विलेन का। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा पहले ही मैं बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं जैसे कोई दूध वाला है, दूध लेके आता है, तो मान लो उसने दूध में क्या है ज़्यादा पानी मिला रखा है, ज़्यादा पानी मिला रखा है मतलब, और अपने को कैसा चाहिए दूध, गाढ़ा चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं अपन उसको हीट देते हैं, हीट देने पर क्या होता है पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया उसका, कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। तो टेम्परेचर का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वॉल्यूम पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर किससे प्रभावित हो रहा है, वॉल्यूम जो है सॉरी वॉल्यूम किससे प्रभावित हो रहा है, टेम्परेचर से प्रभावित हो रहा है, ताप से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो वही सारी जो कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन क्या है, गाढ़ापन ही मैंने बोला आपको एक तरह से। तो कंसंट्रेशन पे ऑटोमेटिक क्या है प्रभाव पड़ रहा है ताप का। तो वे सांद्रता है जिनमें वॉल्यूम की टर्म आती है वो क्या होती है, ताप से प्रभावित होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना कौन कौन सी टर्म, जैसे मास की परसेंटेज जो वेट बाय वेट है। अब वेट बाय वेट है, इसमें तो दोनों क्या है ग्राम में, क्या इसमें तो वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही, तो इसका नो इफेक्ट होगा, टेम्परेचर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेट बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वेट बाय वॉल्यूम में इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। वेट बाय वॉल्यूम की बात करूँ तो ये प्रभावित होगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है वॉल्यूम की टर्म आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम की टर्म आ रही है तो ये प्रभावित होगी। अच्छा, फिर आता है मोलरता। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोल, यानी कि वॉल्यूम की टर्म आ रही है तो ये प्रभावित होगी। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है तो ये भी प्रभावित होगी। मोललता की बात करूँ तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोल, तो इसमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोल, यानी मोल बट्टी केजी होता है ये। ठीक है, और मोल बिन में भी मोल की मात्रा बताते हैं, तो इसमें मोल की वो वॉल्यूम की टर्म नहीं आती, तो ये भी नो इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसका टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हमने देख लिया किस किस में टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और किस में नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन को क्या है अपन कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि पहला है मोलरता। मोलरता क्या है, मोलरता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल जो है वो क्या है, यानी कि मोल पर लीटर ही हो गया। अच्छा, मोल निकालते कैसे हैं, विलय का भार बटे में विलय का अणुभार। ठीक है, विलय के भार को एक्स से लिख रखा है, बटे में विलय का अणुभार, और इंटू में ये क्या है आयतन विलयन का। ठीक है, अच्छा ये लीटर में है ना, एम एन निकालना तो क्या कर देंगे ऊपर इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मोलरता। अच्छा, ये क्या है m/10, इसको क्या कहते हैं डेसी मोलर। m/100 को क्या कहेंगे सेंटी मोलर, और m/2 को क्या कहेंगे सेमी मोलर, 0.5 m है ना। मतलब ये अपना एक क्वेश्चन दे रखा है मोलरता से रिलेटेड। 8 ग्राम NaOH 200 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता क्या क्या दे रखा है अपने को, विलय का भार दे रखा है, अणुभार अपन निकाल ही लेंगे, सोडियम का 23 और ऑक्सीजन 16, और 16 और 1 17, 17 23 और 17 कितने हो जाएंगे 40। तो ये आ गया अपना विलय का भार, हो गया विलय का बटे में ग्राम अणुभार आ गया, और इंटू में क्या आ जाएगा आयतन। एमएल में दे रखा है, लीटर में करना है तो किस में कर देंगे 200 ऊपर क्या है इंटू 1000 से इंटू कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अपना क्या उत्तर आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट है अपना मोलैलिटी, यानी कि मोललता। अच्छा, मोलरता और मोललता में अंतर क्या है, मोलरता तो क्या है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल है, जबकि अगर मैं मोलैलिटी की बात करूँ यानी मोललता की बात करूँ तो 1 किलोग्राम विलियन यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, विलायक में, ये पॉइंट याद रखना किसमें, विलायक में। 1 किलो विलायक में जो है विलय के मोल जो है वो क्या है मोलैलिटी है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम सारा, विलय के मोल को कैसे निकालेंगे ग्राम बता अणुभार। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा वेट किलोग्राम में। ठीक है, ग्राम में निकालना है तो ऊपर इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, अच्छा नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता क्या है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ग्राम में बार बटे में तुल्यांक की बार। ठीक है, तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं बार बटा संयोजकता। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ हो जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना। ठीक है, अच्छा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना।
निकालना है तो निकालना सीख ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मलता क्या होती है, एक्स बटे में ई डब्ल्यू, यानी कि वही ग्राम बार बटे तुल्यांक बार है ना, ये इंटू में आयतन है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, और ये ऊपर इंटू 1000, ठीक है। अब ये क्या मैंने बताया था आपको, अणुभार तुल्यांक बार क्या होता है, अणुभार अपॉन संयोजकता। तो अणुभार अपॉन में संयोजकता को ऊपर ले जाएंगे अपन, बटे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो एन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखें तो क्या बन रहा है, ग्राम बटे में अणुभार इंटू 1000 बटे VmL, यानी कि सेम किसका फॉर्मूला बन गया, मोलरता का बन गया। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, संयोजकता इंटू मोलरता, यानी कि इसको अगर अपन याद रखना चाहे तो नमन ट्रिक से याद रख सकते हैं, न मन न मन, जैसे याद रख सकते हो वैसे निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। मोलरिटी ज्ञात करने के लिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को न्यूमेरिकल में 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर दे रखा है और फिर मोलरता पूछ रहा है, तो उसके लिए अपने ये तरीका है, एसिड एसिड मिक्सिंग हो सकती है, या फिर बेस बेस मिक्सिंग हो सकती है, या फिर एसिड बेस मिक्सिंग होगी। एसिड एसिड और बेस बेस मिक्सिंग होगी तो क्या कर देंगे, इसमें अपन जोड़ देंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इजक्वल टू M3 V3। V3 क्या होता है, टोटल आयतन, V1 प्लस V2। सेम एसिड बेस मिक्सिंग में क्या होता है, एसिड बेस मिक्सिंग में जो है अपने माइनस में हो जाएगा, एसिड दे रखा है और बेस दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, M1 V1 माइनस M2 V2 इजक्वल टू M3 V3। अच्छा, M1 V1 इधर एसिड वाली वैल्यू रखेंगे कि बेस वैल्यू, जिसका मान ज़्यादा होगा वो पहले वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और उसमें ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे। वही V3 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा V1 प्लस V2 ही होगा क्या, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इन केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात करते हैं, तनुकरण के केस में क्या है। तनुकरण के केस में M1 इजक्वल टू M2, M1 V1 इजक्वल टू M2 V2। V2 क्या हो जाएगा भाई, V1 प्लस V2 फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे, आज खाली थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन का वन शॉट में, ठीक है। बाकी कल अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब अगला आता है मोलबिन। मोलबिन कैसी है, यूनिटलेस, कैसी यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि देखो मोलबिन कैसे निकालते हैं, स्वयं के मोल बटे में टोटल मोल, यानी मोल बटा मोल, कोई यूनिट है ही नहीं तो यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। अब स्वयं के मोल बटे टोटल मोल, स्वयं के मोल टोटल मोल कैसे निकालेंगे, विलय प्लस विलायक के मोल, ठीक है। अब यानी कि यदि विलय के मोल इक्वल टू मतलब मान लो Na से दर्शा रहे हैं, विलायक के Nb से, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा क्या। विलय की मोल बिन कैसे निकालेंगे, अब विलय की मोल बिन यानी कि विलय के मोल बटे में टोटल मोल, यानी कि Na बटे में Na प्लस Nb, और विलायक के निकालने हो तो Nb बटे में Na प्लस Nb, ठीक है। विलेन की कुल मोल बिन क्या हो जाएगी, कुल मोल बिन जो होगी वो क्या होगी, एक्स इसको टोटल क्या हो जाएगी, एक के बराबर ही आएगी क्या। कुल मोलबिन का योग सदैव क्या होता है, इकाई होता है। विलय की मोलबिन प्लस विलायक की मोलबिन इक्वल टू क्या होगा, एक ही होगा क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन ppm एंड ppb। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। जब विलयन अत्यधिक तनु हो तो उसकी सांद्रता किस में नापते हैं अपन, ppm और ppb में। पहले बात है अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं पॉइंट, ठीक है, इसको आप करो ना करो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला है। जब विलयन में, फिर भी एक बार पढ़ लेता अपन, जब विलयन अत्यधिक तनु हो यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है तनु हो, तो उसकी सांद्रता जो है ppm और ppb में मापते हैं अपन, ठीक है। ppm जो है यानी कि 10 की पावर 6, और ppb जो है वो क्या है 10 की पावर 9, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, फॉर्मूला अपन देख लेते हैं इसके, ppm के मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी विलय का मास बटे में विलेन का मास इंटू में 10 की पावर 6। ऐसे ppb का विलय का मास बटे में विलेन का मास इंटू में 10 की पावर 9, ये याद रखना, 10 की पावर 6 में ppm और 10 की पावर 9 में ppb, ठीक है। फॉर्मलता भी अपने एग्ज़ाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इसका CH3COH वाला है, बस वो याद रख लेना, बाकी कोई काम। फॉर्मलता होती क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा बटे में विलय का क्या है सूत्रभार इंटू में आयतन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया सूत्रभार। अब CH3COH को बेंजीन में डालने पर क्या है डाइमर बना लेता है, तो इसका सूत्रभार क्या हो जाएगा, 60 तो क्या होता है इसका अणुभार होता है, लेकिन ये क्या करता है बेंजीन में डालते हैं तो इसको क्या है डाइमर बना लेता है, तो 60 इंटू 2 करेंगे अपन कितना हो जाएगा 120। ऐसे अपने को पता भी नहीं पड़ेगा सूत्रभार कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल अपना CH3COH का दे रखा है तो बस अपने को यही याद में रखना है, ठीक है। बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, ये है टॉपिक अपना मेन, ठीक है। अच्छा, अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करेंगे, कणों की संख्या पर, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी देखेंगे अपन कल, ठीक है।
सबके क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। अच्छा, अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट होते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड क्वथनांक में अवनमन, थर्ड हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। अपने एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? ठीक है, ऑप्शन दे देगा वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब। तो उत्तर क्या आएगा? परासरण दाब आएगा, क्योंकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है। खाली वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक ये नहीं है अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है? कणों की संख्या बढ़ने पर चारों गुणधर्म बढ़ते हैं। बिल्कुल, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या जब बढ़ेगी तो चारों गुणधर्म बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, यानी कि वास्तव क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, है ना। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन यानी कि ज़्यादा कमी होगी, ज़्यादा कमी होगी तो वास्तव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। वैसे ही कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन होगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। हिमांक में अवनमन होगा, यानी कि हिमांक में अवनमन ज़्यादा होगा तो क्या हिमांक में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, हिमांक में अवनमन बढ़ेगा तो यानी हिमांक कम हो गया। और परासरण दाब तो क्या है? कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, ये अपन ने ये लिख रखे, देखो, ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा कणों की संख्या बढ़ने पर, वास्तव लेकिन क्या हो जाएगा? कम। फिर जितना ज़्यादा बढ़ेगा यानी वास्तव में ज़्यादा कमी हो रही है, ज़्यादा कमी हो रही है यानी वास्तव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा कणों की संख्या बढ़ने पर, यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, यानी हिमांक में और ज़्यादा कमी होगी, यानी कि हिमांक में अवनमन बढ़ेगा यानी कि हिमांक में क्या होगी? कमी होगी। परासरण दाब बढ़ेगा, यानी कि परासरण दाब बढ़ेगा। ये तो ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जो है अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करने में होता है। अच्छा, इसका उपयोग किस में करते हैं अपन? अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करने में करते हैं। जैसे बहुलक का अणुभार ज्ञात करने में, इसमें परासरण दाब का उपयोग मुख्यतः करते हैं अपन। ठीक है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग मुख्यतः करते हैं अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं आराम से। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, पहला पॉइंट। अच्छा, वाष्प होता क्या है? वाष्प दाब साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या है? वाष्प दाब है। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं बात करूँ वाष्प दाब होता क्या है, तो इधर ही देख लेते हैं अपन। ये अपन ने लिया, ठीक है, ये अपन ने ले लिया जल। ठीक है, ये मान लो ये कोई बंद पात्र है। ठीक है, ये मैं जल गर्म कर रहा हूँ, गर्म करने पर क्या है? हीट दिया, हीट देने पर क्या है? इसकी भाप बनेगी, भाप बन के क्या जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कौन सी क्रिया होगी? वाष्पन, वाष्पन की क्रिया होगी। ठीक है, भाप बन के उड़ेंगे। अब जैसे ही ऊपर ये क्या है? सतह से टकराएगा, सतह से टकरा करके वापस किस में? ठंडी होंगी बूंदे, बूंदे ठंडी होने के बाद क्या होगा? संघनन की क्रिया होगी। ठीक है, कौन सी? संघनन की क्रिया, यानी वाष्प दोबारा किस में बदला लेगा? द्रव में बदलेगा। ठीक है, तो एक समय जब ऐसा आएगा जब वाष्प संघनन की दर और वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। वो अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगी? साम्य अवस्था पर तब वाष्प द्वारा जो द्रव की सतह पर जो डाला गया दाब होगा वो क्या होगा? वाष्प दाब होगा। ठीक है, साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगी? संघनन और वाष्पन की दर जो है बराबर हो जाएगी, और तो वाष्प द्वारा जो द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। ठीक है, अच्छा, अब बात कर रहे हैं जब किसी शुद्ध विलायक, अब ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो इसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ये कैसे होता है देखते हैं। मान लो ये एक है, इसमें मैंने मिलाया, ठीक है, ये तो है विलायक। ठीक है, और ये विलायक के साथ अपन ने मिला दिया अवाष्पशील विलय, ये अवाष्पशील विलय मिला दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जैसे अपन गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगी? पूरे, सॉरी एक मिनट, जैसे ही अपन गर्म करेंगे तो इसमें क्या है? गर्म करने पर इसमें तो क्या होगा? जो विलायक का अणु है सबकी वाष्प बन जाएगी, जबकि इसमें क्या है? विलायक के खाली विलायक की बनेगी, जो अवाष्पशील विलय जो इसके सतह पर है उसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो किस, इसकी वाष्प नहीं बनेगी, राइट। गर्म करने पर इसकी वाष्प नहीं बनेगी, तो बनने वाले विलयन का क्या हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी इसमें ज़्यादा वाष्प बनेगी तो ज़्यादा दाब कौन डालेगा? ये डालेगा, विलायक।
पहला वाला पात्र ज़्यादा दाब डालेगा। सेकंड वाले में क्या अपन ने क्या मिला है, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय का मतलब है जिसकी वाष्प ही नहीं बनती और वो क्या है, सतह पर है, तो खाली जो विलायक है उसकी बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या है 100% क्या है, विलायक के अणु है, तो विलायक तो वाष्प किस में ज़्यादा बनेगी, इस वाले में वाष्प ज़्यादा बनेगी, इस वाले में वाष्प जो है कम बनेगी। तो जिसमें वाष्प ज़्यादा बनेगी उसके द्वारा दाब के ज़्यादा डाला जाएगा। तो पहले वाले पात्र क्या वाष्प दाब, दूसरे वाले पात्र का जो वाष्प दाब है वो क्या हुआ, कम हुआ क्या पहले वाले की तुलना में। तो वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है, इसे क्या कहते हैं अपन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अच्छा, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, P0 से, ठीक है। जबकि विलयन का जो वाष्प दाब है जिसमें कमी आई है, ठीक है, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है उसको PS से, तो ज़्यादा में से कम यानी घटाएंगे P0 माइनस PS, ये आई कमी को क्या कहते हैं, वास्तव में अवनमन। अच्छा, जो वास्तव में अवनमन है वो किसके सापेक्ष देखते हैं, पहले वाले के सापेक्ष देखते हैं, तो P0 माइनस PS अपन P0, इसे कहते हैं वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यानी कि वास्तव में अवनमन और शुद्ध विलायक के वास्तव के अनुपात को वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अच्छा, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर करता है, वाष्पशील विलय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करेगा ना। तो अपन ने ले लिया डेल्टा P अपन P0, यानी ये किस पर निर्भर करता है, मोल बिन पर निर्भर करता है। डेल्टा P अपन P0 इज इक्वल टू, मोल बिन क्या होती है, विलय के मोल बटे में टोटल मोल, ये एन क्या है, विलय के मोल टोटल मोल। अच्छा, अब बात करते हैं विलयन यदि तनु है, चूँकि विलयन क्या है, तनु है, तनु विलयन के लिए यानी कि विलय की मात्रा बहुत कम होगी, विलायक बहुत ज़्यादा होगा ना। तो n प्लस एन की अगर मैं बात करूँ तो n प्लस एन इज इक्वल टू एन ही हो जाएगा, क्योंकि विलय के मोल क्या हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है, विलायक के मोल की तुलना में। तो डेल्टा P अपन P0 क्या आ जाएगा, n/n, ठीक है, n/n। अच्छा, ये क्या है, ऊपर स्मॉल n क्या है, विलय का मोल है। मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में बाढ़ बटे में ग्राम में भर बटे में अणुभार, ये हो गया विलय का। अच्छा, नीचे क्या है, ये विलायक के मोल है, इसका कैसे निकालेंगे, विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, ऊपर ले जा बटे में अणुभार नीचे की तरफ है तो ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला अपना डिराइव हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। अगला अपना जो गुणधर्म है वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है देखते हैं। वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प ताप किसके बराबर हो जाए, एक वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए तो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब इसको समझते हैं भैया, ये होता क्या है, चलो देखते हैं। वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प ताप एक वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए, सीधी सी बात अपन ने अभी पढ़ा था, ये अपन ने दो पात्र लिए थे, ठीक है, दो पात्र अपन ने लिए थे, इसमें अपन ने ये क्या है, ये अपने जल की दो पात्र लिए थे, ठीक है। इसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, ठीक है, और एक में क्या है, शुद्ध विलायक है। अपन ने जब इसको क्या कर रहे हैं, अपन ने इसको लो दी, ठीक है, हीट किया, तो अपन ने देखा था शुद्ध विलायक की जो वाष्प है वो क्या है, ज़्यादा बनती है, राइट। शुद्ध विलायक की वाष्प ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसमें सारे क्या विलायक कण हैं, सबकी वाष्प बन जाएगी, जबकि अवाष्पशील विलय उपस्थित है, ठीक है, इसमें खाली विलायक की बनेगी, अवाष्पशील विलय की तो बनेगी नहीं जो सतह पर है, ठीक है, तो उसकी तो बनेगी नहीं। तो ये वाष्प ताप में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसमें ज़्यादा वाष्प बनेगी उसका वाष्प ताप ज़्यादा, जिसकी कम बनेगी उसका वाष्प ताप कम। तो वाष्प ताप में क्या आ रही है, कमी आ रही है, राइट। अब वाष्प ताप में कमी आ रही है, मान लो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है अपना, ठीक है। वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प ताप एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए मान लो, पहले मान लो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 100 डिग्री पर पानी उबलता है, मान लो आप ऐसे मान के चलो 100 डिग्री पर पानी उबलता है अपना, है ना। अब मान लो वायु दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए इतना सफ़र तय करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों, पहले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब क्या मान लो अब कितना होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा ना। इधर तो शुद्ध विलायक है, अवाष्पशील मिले, कम वाष्प बन रही है, तो वाष्प दाब ज़्यादा, इधर वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब में होने के लिए इधर ज़्यादा वाष्प बनेगी, तो एक वायुमंडलीय दाब में होने के लिए क्या है, कम समय चाहिए इधर, जबकि ज़्यादा अवाष्पशील विलय है, तो इसके लिए अपने को क्या है, और टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अवाष्पशील विलय वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब में
कमी है। इसका वास्तव मान लो अपन शुद्ध विलायक का वास्तव इधर है, ठीक है, तो विलयन का वास्तव यहाँ है। तो विलायक के वास्तव को एक वायुमंडलीय दाब होने की बराबर होने के लिए इतना स्पेस चाहिए, जबकि जो विलन का वास्तव है वो तो इसके भी नीचे है अभी, ठीक है। इसको इसका होने के लिए कितना चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए और क्वथनांक, तो क्वथनांक में क्या होगी अपने वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध जल में अपन अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो प्राप्त विलयन के वास्तव में क्या आएगी, कमी आएगी। फलस्वरूप विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा क्या, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर इसका समझ में आया है, इसके एग्जांपल कीजिए, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो घबराने की टेंशन नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार और समझा दूंगा, आप कहोगे तो, ठीक है। क्वथनांक में विलयन, तो ये क्या आ जाएगा, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, कम में से वो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्वथनांक में विलयन किस पर निर्भर करता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के। ये अपन ने समानुपाती हटाया तो ये क्या आ गया, इस कांस्टेंट आ गया के बी, ठीक है। मोललता क्या होते हैं, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोल, मोल को ग्राम बटा अणुभार, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब के बी की कई वो क्या कहते हैं, यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, के बी टी बी अपॉन एम हो जाएगा क्या, टी बी की यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होती है, केल्विन होती है क्या, और मोलता क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक, मोल पर मोललता है तो मोल पर किलोग्राम हो जाएगा, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स हो जाएगी क्या। ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं के बी को, ठीक है। अच्छा, के बी जो है वो किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर और विलायक पर, किस पर, टेम्परेचर और विलायक पर, ठीक है। और के बी के जो ये फॉर्मूला है ये भी देख लेते हैं, एम आर टी स्क्वायर बटे में डेल्टा एच वाष्पन इंटू 1000, ठीक है, ये याद रख लेना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.314 जूल प्रति मोल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ये क्वथनांक में उन्नयन तो एक बार और आपको समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लें। देखिए मैं बता देता हूँ एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से एक बार और। ये अपन ने मान लीजिए अपन ने दो लिए थे, दो पात्र लिए थे, ठीक है। एक में अपन ने जो है शुद्ध विलायक लिया था, राइट, और एक में अपन ने जो है शुद्ध विलायक के साथ क्या मिलाया था, अवाष्पशील विलय मिलाया, राइट। सतह पर क्या है, अवाष्पशील विलय मिले हुए हैं, अवाष्पशील विलय, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जैसे ही बोला था कि अपन जैसे ही इसको क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, पात्र को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो शुद्ध विलायक है इसमें तो सबकी वाष्प बन जाएगी, सबकी वाष्प बन जाएगी, राइट, वाष्प सबकी बनेगी। और इसमें क्या होगी, इसमें खाली विलायक की वाष्प बनेगी, विलय की वाष्प तो बनेगी ही नहीं, विलय की वाष्प नहीं बनेगी, अवाष्पशील विलय। यानी कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा, यानी वाष्प दाब जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा वाष्प बनेगी उसी का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, इसका वास्तव क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि इसका वाष्प दाब जो है पहले वाले की तुलना में क्या होगा, कम होगा क्या, इतना समझ में आ गया। इसमें कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, उस पहले वाले में वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, क्वथनांक क्या होता है, जब वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, द्रव का वाष्प दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, जब वाष्प दाब का मान हो जाए, किस द्रव का वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, कितना, एक वायुमंडलीय दाब यानी एक एटमॉस्फेयर, यानी यही मान ले, है ना, इसके बराबर अपना क्या हो जाए, मान हो जाए, राइट। अब इसमें वाष्प ज़्यादा बनेगी, राइट, ज़्यादा वाष्प बनेगी, ज़्यादा वाष्प बनेगी तो जल्दी हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जबकि इसमें वाष्प क्या हो रही है, अपने कम बन रही है ना, वाष्प क्या हो रही है, कम। तो इसको एक वायुमंडलीय दाब बराबर होने के लिए जो है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वैसे ही समझ लेते हैं अपन, ये अपने दो पात्र थे, ठीक है। इधर मैं कह रहा था एक एटमॉस्फेयर और इधर भी एक एटमॉस्फेयर, राइट। एक मिनट, गड़बड़ हो रही है थोड़ी, हाँ, एक मिनट, और एक मिनट दोबारा समझ लेते हैं, एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, एक बार दोबारा समझ लेते हैं आपके लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये दो पात्र अपन ने लिए रहे, ठीक है, मान लीजिए अपन ने दो पात्र लिए थे, अपन, मैं कह रहा था एक एटमॉस्फेयर इधर था और एक एटमॉस्फेयर इधर, ठीक है। अब ने क्या, किस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है, वही क्या है, क्वथनांक है,
ठीक है। मान लीजिए पानी कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, राइट। अब 100 डिग्री, अब इसमें क्या है, इसमें तो अपने वाष्प जो है, वाष्प दाब ज़्यादा था पहले वाले पात्र में, और इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में किसके वाष्प के अणु भी थे, अवाष्पशील वाष्प भी थी, तो खाली विलायक की वाष्प बन रही थी, तो वाष्प दाब क्या था, कम था, राइट। अच्छा, इसमें वाष्प ज़्यादा बन रही थी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा, तो वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब में बराबर होने के लिए कितना चाहिए, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका वाष्प दाब कम है, सेकंड वाले का वाष्प दाब कम है, तो इसको वायुमंडलीय दाब में बराबर होने के लिए यानी इसको पहले तो इसके बराबर पहुंचना पड़ेगा, पहले वाले के बराबर, ठीक है। उसके बाद जाकर के एक इसके बराबर होगा, एक एटमॉस्फेयर के बराबर या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी क्वथनांक क्या है, इधर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा हूँ मैं पानी का, तो इधर कितना करना पड़ेगा मेरे को, क्वथनांक में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। पहले तो इसके बराबर होगा वास्तव, पहले वाले के बराबर, फिर उसके बाद जा करके, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि। जो चीज़ 100 डिग्री में उधर हो रही थी पहले वाले पात्र में, वहीं इधर क्या है 120 डिग्री में होगी, तो क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी क्या कहते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं फिर आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प ताप उसकी ठोस अवस्था के वाष्प ताप के बराबर हो जाए तो वह ताप हिमांक कहलाता है। अब इसमें क्या है, द्रव का वाष्प ताप उसकी ठोस अवस्था के वाष्प ताप के बराबर हो जाए, यानी कि, ठीक है। अच्छा, हिमांक क्या होता है इसमें, उधर क्या हो रहा था, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा था, राइट। क्वथनांक विलयन में वाष्प दाब कम था, वाष्प दाब कम था, तो वायुमंडलीय दाब बराबर करने के लिए क्वथनांक क्या होना, ज़्यादा देना पड़ रहा, क्वथनांक बढ़ा करके होना था। जबकि इसमें क्या है, इसमें अपने मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। बर्फ़ का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का या बर्फ़ का कहलापन, यानी कि विलायक को, विलेन को, यानी कि वही बात है, इधर वाष्प दाब पहले वाले पात्र में वाष्प दाब ज़्यादा, सेकंड वाले पात्र में जो है वाष्प दाब कम हो जाएगा, राइट। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, यानी वाष्प दाब में कमी, यानी इसको जल्दी हिमांक पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसको, ये जल्दी पहुंचेगा, जबकि ये पहला वाला जो है ये क्या है, लेट पहुंचेगा क्या। मान लीजिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, क्वथनांक में तो अपने को ऊपर की तरफ बढ़ना है और हिमांक में अपने को नीचे की तरफ बढ़ना है। अब क्वथनांक में ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए अपने को इसकी वाष्प ज़्यादा बन रही थी, तो ये पहले पहुंच रहा था। अब इसमें फ़ायदा हिमांक वाले में क्या है, इसकी वाष्प क्या है, कम बन रही है, जिसकी वाष्प कम बन रही है तो वो नीचे पहले जल्दी पहुंचेगा 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये वाले की, यानी कि क्या है, विलेन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विलायक की तुलना में, राइट। यही अपन कह रहे हैं, वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प ताप उसकी ठोस अवस्था के वाष्प ताप के बराबर हो जाए तो वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, ठीक है। और ये अपने हो गया, विलायक का हिमांक जो है विलेन से ज़्यादा होता है, तो ये विलायक में से विलेन घटा देंगे, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वही डेफिनेशन वही घिसी पिटी हो जाएगी, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलयन मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन में हिमांक में क्या आती, कमी आती है, प्राप्त विलयन हिमांक में क्या आती है, कमी आती है। हिमांक में आई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये भी किसके समानुपाती, मौललता के। वही के एफ स्थिरांक हो जाएगा जो कि ताप और विलायक पर निर्भर करेगा। मौललता का वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा अपना, के एफ की यूनिट आ जाएगी अपने के एफ की, ठीक है, वही वाली किलो के जी मोल इनवर्स, राइट। वही के एफ की बात mR/T² अपॉन डेल्टा एच गला इंटू 1000, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं परासरण दाब। नेक्स्ट अपना जो है परासरण दाब जो है ओपी, ठीक है। अब ये क्या होता है, विलायक की अधिक मात्रा से विलयक की कम मात्रा की ओर, अच्छा ये, यानी कि विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ऐसे अपन कह सकते हैं विलयन से, सॉरी निम्न। परासरण दाब ये अपने दो पात्र हैं, राइट। सॉरी ये अपन ने, ये रहा अपने, जैसे ये चित्र मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, एक तरह से मैं समझा ही देता हूँ, ये अपने इसकी गति कैसे होगी, वे इसमें तो ज़्यादा विलायक भरा हुआ और इसमें भरा हुआ है कम विलायक, राइट। तो परासरण दाब विलायक की गति कैसे होगी, अपने उच्च से निम्न की ओर होगी क्या, विलायक के उच्च से सांद्रता निम्न सांद्रता, उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। या तो अपन ये कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले। निम्न सांद्रता वाले विलयन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लो कंसंट्रेशन वाला जो विलयन है, इसका मतलब हुआ कि विलय की मात्रा उसमें क्या है,
कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि विलायक के अपने उच्च से निम्न की ओर हो गया। वही बात होगी, सेम ही बात होगी। विलायक या तो कहते हैं अपन विलायक की ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, या निम्न सांद्रता वाले विलयन। विलायक की ज़्यादा मात्रा है यानी कि विलय की मात्रा कम है, ये भी कह सकते हैं। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, ठीक है। अच्छा, बीच में ये किसके द्वारा होती है? झिल्ली के द्वारा होती है, जिससे कहते हैं एसपीएम। कौन सी झिल्ली? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है विलायक अपनी उच्च अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करता है, या फिर अपन कह सकते हैं निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो गति होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, उसे क्या कहते हैं अपन? परासरण कहते हैं। ये तो परासरण हो गया। अब परासरण दाब क्या होता है? जब परासरण दाब है बाह्य दाब है जो विलयन पर लगाया जाता है। किस पर लगाते हैं अपन? विलयन पर लगाते हैं, तथा विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को जो है रोक दिया। परासरण दाब क्या है? परासरण को रोकने की प्रक्रिया ही तो परासरण दाब। और परासरण दाब लगेगा किस पे? विलयन पे लगेगा, सीधी बात है भाई। विलय के साथ एक तो शुद्ध विलायक है, ठीक है, ये शुद्ध विलायक है, ये विलयन है, इसमें विलय भी मिला हुआ है, राइट। तो गति कैसे होगी? ए से बी की ओर होगी, सीधी बात है। उच्च विलायक से निम्न की ओर होगी। ये विलायक है, ये विलयन है, तो विलायक से विलयन की ओर गति होगी, राइट। अब परासरण दाब क्या होता है? अपन विलयन पर क्या लगा देंगे? बाह्य दाब लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? विलायक से विलयन की ओर जो होने वाला जो परासरण है, यानी ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इतना दाब लगा देंगे कि ये जो है रुक जाएगी ये क्रिया, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं अपन? परासरण दाब, ठीक है। परासरण अल्प पराश्रयी विलयन से अति पराश्रयी विलयन की ओर होता है। बात वही है, अल्प पराश्रयी से अति पराश्रयी कह लो, या फिर अपन निम्न कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की ओर कह लो, बात वही है, ठीक है। दोनों विलयन की सांद्रता समान हो तो उसे समपराश्रयी विलयन कहते हैं। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में किस किस का उपयोग कर सकते हैं? जंतु की जानतर झिल्लियों के, सेलोफोन झिल्लियों के, कॉपर फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। अच्छा, जब बाह्य दाब का मान ओपी से अधिक हो जाए, मान लो परासरण दाब से अधिक अपन लगा दिया, तो परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में होने लग जाएगी, ठीक है। अर्थात विलयन से विलायक की ओर होने लग जाएगी। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ये अपना था पहले। ये तो क्या हो रही थी? ये विलायक था, मान लो ये था विलायक और इधर था विलयन, राइट। पहले गति हो रही थी इधर की ओर, यूँ गति हो रही थी, राइट। अब अपन ने दाब इतना अलग, बाह्य दाब का मान ओपी से भी ज़्यादा लगा दिया, बहुत ज़्यादा लगा दिया, यानी कि क्रिया कैसे होने जाएगी? ऐसे होने लग जाएगी, विलयन से विलायक की ओर, ठीक है। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं? विलवणीकरण या जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। इसमें सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, वॉन्टॉफ के अनुसार तनु विलयन में विलय के कारण दूर दूर होने के कारण इसे गैस की तरह माना जा सकता है। अच्छा, तनु विलयन है, राइट। तनु विलयन है तो विलय के कारण कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। विलय के बहुत कम मात्रा में कण होंगे, कम मात्रा में होंगे तो बहुत दूर दूर होंगे, तो इसको अपन एक तरह गैस की तरह मान सकते हैं, और इसको आदर्श गैस समीकरण पर लागू किया जा सकता है। मतलब आदर्श गैस समीकरण P इज इक्वल टू NRT आदर्श गैस समीकरण है। अब पाई क्या है? परासरण ताप है। पाई V इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू N/VRT, यानी ये क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, CRT कह सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, पाई इज इक्वल टू, अब ये क्या है? मोल क्या होता है? या तो अपन एन को क्या कहते हैं? ग्राम बटा अणुभार, N2 में, नीचे V है, ऊपर RT है ना। अब ये क्या हो जाएगा? W/V, यानी ग्राम अपॉन आयतन, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू DRT/mW। तो ये अपने फॉर्मूले हो जाएंगे, पाई V इक्वल टू NRT, पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू DRT/mW। आर की वैल्यू 0.0821 या 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे। अब अपना आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, यानी यदि टेम्परेचर सेम है, पाई ए इजक्वल टू पाई बी, यानी C1 RT1 इजक्वल टू C2 RT2, ठीक है। आर तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यदि अपन टेम्परेचर समान हो तो C1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। टेम्परेचर समान हो तो C1 इजक्वल टू C2 हो जाएगा ना। ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर दो विलयन की सांद्रता समान हो तो ऐसे विलयन समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। अब परासरण ताप ज्ञात करने की विधि कौन सी हो जाएगी? बर्कले हार्टले विधि, ठीक है। अच्छा, अणु संख्या गुणधर्मों का असामान्य व्यवहार। अच्छा, असामान्य व्यवहार कैसे दर्शाते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन विद्युत अनुकटे, ये एग्जाम्पल अपन कल न्यूमेरिकल समझेंगे तो उससे और अच्छे से आएगा, टेंशन न लें, ठीक है। विद्युत अब अपन दो तरह के विद्युत अनुकटे, एक होता है विद्युत अपघटय। विद्युत अनुकटे तो क्या होते हैं? जैसे हैं वैसे ही विलयन में जाकर भी कणों की संख्या सेम ही रहती है। जैसे यूरिया है, यूरिया लिया तो कण
विलेन में जाकर भी यूरिया ही रहेगा, टूटेगा थोड़ी। ग्लूकोज है तो विलेन में जाकर ग्लूकोज। तो जो गुणधर्म उसके पहले तो वही बाद में रहेंगे, यानी सामान्य अनुसंख्या गुणधर्म दर्शाएंगे। जबकि अगर विद्युत अपघट्य की बात करूँ, विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब जैसे कि एक अणु ले लिया अपन KCl का, ठीक है, KCl का ले लिया। अपने को पता है एक पोटेशियम और एक क्लोराइड, यानी अंदर जाकर कितने में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा, राइट। ऐसे ही MgCl2 ले लिया, ये कितने में टूटेगा, एक Mg 2 Cl में, यानी कि टोटल 3 में। ऐसे ही K4 FeCN6 4 पोटेशियम और एक FeCN6 यानी 5 में टूटेगा। यानी क्या हो रहा है, कणों की संख्या बदल रही है, विलयन में जाकर के अणुओं की संख्या क्या है, कणों की संख्या बदल रही है। यानी कि कैसे, जो मतलब कि विलयन जाने से पहले जो गुणधर्म दर्शा रहे थे, क्या विलयन में जाने के बाद सेम दर्शाएंगे, नहीं, असामान्य हो जाएंगे, सामान्य थोड़ी रहेंगे। कणों की संख्या चेंज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग गुणधर्म भी चेंज होंगे, असामान्य अनुसंख्या गुणधर्म दर्शाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन, ये तो अपना वियोजन वाला केस था, वियोजित हो रहे थे। अब जब कि संयोजन वाले की बात करूँ तो CH3COH को अपन बेंजीन में अपन ने पढ़ा है कि डाइमर बना लेता है, राइट, डाइमर बना लेता है ये जाकर के, यानी 2 से 1 में हो गया, यानी ये संयोजन वाला केस हो गया, ठीक है। अब अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो ये किस पर निर्भर करता है, अपन ने देखा ये किस पर निर्भर करता है, अज्ञात विलेय का अनुपात। अपन पीछे अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, सब में अगर अपन ने देखा हो तो मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, क्या अणुभार नीचे आता है, यानी इसके व्युत्क्रम अनुपात होता है अणुभार के। विद्युत अनवगट्य का एक कण विलयन में भी एक कण के रूप में रहता है, अतः प्राप्त अनुसंख्यक गुणधर्म सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है विद्युत अपघट्य अनवगट्य के लिए। जबकि विद्युत अपघट्य की बात कर लेते हैं तो वो संयोजित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं विलयन में। तो जो गुणधर्म अनुप्राप्त होते हैं जिन्हें असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ऐसा कणों की संख्या के परिवर्तन के कारण होता है। अनुसंख्या कणों की संख्या जैसे पहले 1 थी तो बाद में उधर विलय में जाकर 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, 2 वाली 1 हो जाती है, ये संयोजन वाला केस, ठीक है। अनुसंख्या संख्या गुणधर्म के बदलने से अज्ञात विलय का अणुभार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म बदलेंगे, सीधी बात है। अणुभार किस पर निर्भर कर रहा है, अनुसंख्या गुणधर्म जो है उस पर निर्भर कर रहा है, तो क्या अणुभार भी बदल जाएगा। असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म को सामान्य में बदलने के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक का, अच्छा, अब अपने को क्या करना है, अपने को पता है कि ये विलय में जाकर के चेंज हो रहा है, राइट, विद्युत अपघट्य है, अपने चेंज हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको पहले वॉन्ट ऑफ कहता है, आप मेरे कोफिशिएंट से गुणा कर लो, ठीक है, आप मेरे कोफिशिएंट से गुणा कर लो, तो आपको जो गुणधर्म प्राप्त होंगे वो सामान्य गुणधर्म प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके लिए वॉन्ट ऑफ ने अपना कोफिशिएंट दिया जिसे अपन आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे में वियोजन या संयोजन के पूर्ण कणों की संख्या। यानी कहता है कि आप पहले ही उसको गुणा कर लो ना मेरे से, तो जो बाद में कणों की संख्या आएगी वो मेरे बराबर आएगी, राइट। आप उसको पहले ही मेरे से क्या कर लो, गुणा कर लो, जो कणों की संख्या वो क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। यानी कि वो कहता है कि जो पहले कण थे, मान लो 1 थे 1 KCl ये था ना, अब इसमें जो है 1 है वो आगे जाकर ये किसमें, 2 कण में टूट जाते हैं, राइट। तो वो कह रहा है ये क्या समान हो गया, सैद्धांतिक, और ये हो गया प्रेक्षित, राइट, ऑब्जर्व वैल्यू, ये प्रेक्षित हो गई। वो कह रहा है वो पहले ही आप मुझसे गुणा कर लो, यानी कि आप 2 इंटू आई कर लो तो इजक्वल टू 2 आ जाएगा ना, राइट। यानी कि आई इजक्वल टू सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी प्रेक्षित मान बटे में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सैद्धांतिक मान। ये अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं, राइट। ऐसे ही ये अलग अलग लिख रखे हैं, अलग अलग, ये परासन ताप के लिए, मांग नमन के लिए सेम है, ठीक है, आपने को एक ही याद रखना है ये। अच्छा, अब आई का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वियोजन होगा, वियोजन वाला केस हो गया। यानी कि KCl है, मान लीजिए आप, ये जाकर के कितने में टूटेगा, 2 कण में टूटेगा, 1 से 2, यानी कि वियोजन वाला केस हो गया, यानी आई का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। संयोजन वाला केस में अगर मैं बात करूँ जैसे CH3COH, ये किसमें डाइमर बना लेता है, ये 2 अणु मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक, यानी ये कैसा आ गया, संयोजन वाला, यानी इसमें आई का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा क्या, और आई इक्वल टू 1 हो तो ना संयोजन होगा ना वियोजन होगा, यानी कि कैसा केस हो गया, विद्युत अनवगट्य वाला। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, कणों की संख्या सेम रहेगी। यदि विद्युत अपघट्य का आयनन ना दिया हो तो वियोजन अपन 100% मानेंगे। ये अपन क्वेश्चन कल करेंगे तो पता पड़ जाएगा, राइट, ठीक है। अभी अपन ने NHS NH4NO3, ठीक है, आपने पता अमोनियम प्लस नाइट्रेट यानी 2 कण है, ये सोडियम के 3 और फॉस्फेट का 1 यानी टोटल 4 कण, सोडियम के 2 सल्फेट का 1 यानी टोटल 3 कण, पोटेशियम के 4 और आयरन साइनाइड ये जो है इसके कितने हो जाएंगे, 5 टोटल, है ना।
निकालना आ गया होगा। वियोजन कैसे निकालते हैं? वियोजन की मात्रा अल्फा इजिकल अल्फा से डिनोट करते हैं इजिकल टू i-1 बटे में n-1। और संयोजन की मात्रा निकालना हो तो i-1 बटे में उल्टा कर देंगे 1 माइनस n और इंटू में n कर देंगे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब वास्तव और राउल का नियम पढ़ लेते हैं। साम्य पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वास्तव कहलाता है, अपन ने पढ़ा है। इस संघनन और वाष्पन की प्रक्रिया साम्य पर बराबर हो जाती है, पढ़ा है। राउल्ट ने द्रवों के आंशिक वास्तव को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक वास्तव उस अवयव के मोलबिन के समानुपाती होता है, ठीक है। समझ लेते हैं। मान लीजिए वो क्या कहना चाह रहा है, राहुल कह रहा है द्रवों के आंशिक वास्तव को ज्ञात करने के लिए किसने दिया है नियम? आंशिक वास्तव ज्ञात करने के लिए दिया है, ठीक है। यानी कि इसने दो अवयव लिए हैं, ठीक है, अवयव ए और अवयव बी, ठीक है। दोनों की क्या बन रही है? वाष्प बन रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस नियम स्थिर ताप पर किसी विलयन किसी अवयव का, यानी मान लीजिए दो अवयव लिए, अवयव ए और अवयव बी, इनका आंशिक वास्तव जो है वो इस अवयव के मोलबिन के समानुपाती होता है। अवयव ए का वास्तव, ये रहा आंशिक वास्तव, किसके समानुपाती होगा? मोलबिन के। अच्छा, कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, ये कोफिशिएंट आ जाएगा क्या? ये समानुपाती का चिन्ह हटाया, कोफिशिएंट आ गया, ये आ गया शुद्ध देगा वास्तव, ठीक है। P0 इंटू एक्स है, ठीक है। ऐसे बी अवयव का निकाल लेंगे, पी बी इसको समानुपाती, एक्स भी मोलबिन के समानुपाती, ये भी P0, ये क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया इसका शुद्ध बी का वास्तव। अब कुल पी टोटल क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी हो जाएगा क्या? कुल वास्तव आंशिक वास्तव के योग के बराबर होगा, राइट। आंशिक वास्तव अपन ने निकाल लिया, पी ए प्लस पी बी क्या होगा? P0 एक्स ए प्लस P0 एक्स बी। अपन को पता है विलय प्लस विलय जो मोलबिन है उसका योग कितना होता है? एक होता है क्या? यानी x इज इक्वल टू अपन 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, एक्स भी को उधर ले जाएंगे तो ये P0 1 माइनस एक्स भी रख दिया एक्स से की जगह, प्लस P0 एक्स भी हो जाएगा। इंटू कर लेंगे PA0 माइनस PA0 एक्स भी प्लस PB0 एक्स भी हो जाएगा क्या? अच्छा, फिर PA0 माइनस एक्स भी कॉमन ले लेंगे क्या इसमें से? एक्स भी कॉमन ले लिया इधर, क्या बचा? PA0 माइनस PB0, ठीक है। अब क्या करा अपन ने? पी टोटल इजक्वल टू P0। अब ये क्या है, अपन ने चिन्ह चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, बाहर माइनस तो इसको प्लस कर दिया और अंदर एक मिनट, हाँ ये प्लस आया ना, सॉरी एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा अपने, एक मिनट, P0 प्लस एक्स बी PB0 माइनस PA0 है ना, अपन ने इसको पहले लिख लिया PB0 माइनस PA0, ठीक है। इसको पहले अपन ने लिख लिया, या तो अपन यूँ कर ले PA0 माइनस एक्स बी PA0 प्लस है ना, माइनस इधर आ जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, तो PB0 माइनस PA0 हो जाएगा, राइट। ये अपने राउल समीकरण है, ये याद रख लेना, एक है ना। अब दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अच्छा, वे विलयन जो समस्त संभव सांद्रताओं पर राउल के नियमों का पालन करे वो आदर्श, जो राउल के नियमों का पालन ना करे वो अनादर्श, सीधी सी बात है। आदर्श वाले पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि जो पी टोटल होगा वो क्या होगा? आंशिक वास्तव के योग के बराबर होगा, ठीक है। जबकि इसमें पी टोटल जो होगा वो आंशिक वास्तव के योग के बराबर नहीं होगा, यानी कि राउल के नियम का पालन नहीं करेगा। अब या तो वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा पी टोटल तो धनात्मक विचलन, कम होगा तो ऋणात्मक विचलन, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी मिक्स की बात करें, विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, जितना मिलाया है उतना होना चाहिए। विलय और विलायक मान लीजिए अपने 5 5 मिलाया है तो कितना होना चाहिए? 10, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो सकता है, इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वी मिक्स ज़्यादा होगा तो धनात्मक विचलन और कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। इसमें डेल्टा एच मिक्स जो विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा में परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य, ना तो ऊष्मा बाहर जानी चाहिए ना ऊष्मा अंदर आनी चाहिए, ठीक है। एच मिक्स बराबर 0, और इसमें क्या है, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, डेल्टा एच मिक्स का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या क्या होगा? कम होगा, राइट। ऐसे ही विलय के जो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है और विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, वो विलय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए। जबकि अनादर्श विलयन में या तो ज़्यादा होगा विलय और विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला, या विलय विलय के मध्य लगने वाले आकर्षण का बल का मान, विलय विलायक लगने वाले आकर्षण बल का मान
विलय विलायक के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल से या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ज़्यादा होगा तो धनात्मक विचलन और कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। ये मेन एग्जाम्पल याद कर लेना, इसके और कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे याद रहा। आदर्श विलयन का जैसे कि एग्जाम्पल अपने दे रखे हैं एनसीईआरटी, नॉर्मल हेक्सेन प्लस हेप्टेन। हेक्सेन क्या है 6 और हेप्टेन क्या है 7 नंबर। बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये हो जाएगा क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और मेथिल और एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसके याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अनादर्श विलयन के कैसे याद रखोगे वो तरीका मैं बता देता हूँ। धनात्मक के याद रखने अपने को, ठीक है। तो एल्कोहल के साथ मिक्स कर देना, एल्कोहल के साथ जल को, एसीटोन और बेंजीन, एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस एसीटोन और एल्कोहल प्लस बेंजीन। जेब से याद रख लेना, जेब जेब, ठीक है। जल, एसीटोन और बेंजीन, ठीक है, एल्कोहल के साथ। एक हो जाएगा एसीटोन प्लस ईथर और एक हो जाएगा एसीटोन प्लस CH2। यहीं ऋणात्मक विचलन की बात करें तो इसमें क्या है, अम्ल के साथ क्या है, जल का एग्जाम्पल। अब अम्ल का HCl भी अम्ल है, उसके साथ जल, H2SO4 क्या अम्लीय है, उसके साथ जल, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। अम्ल के साथ जल है, HCl है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनके साथ जल है। अच्छा, एक हो जाएगा एग्जाम्पल एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और एसीटोन प्लस एनिलीन, ये याद रख लेना आप दो एग्जाम्पल। बाकी तुम ऊपर वाले तो अम्ल के साथ जल है, याद हो जाएंगे। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। अपना लास्ट टॉपिक बचता है हेनरी का नियम, उसके बाद अपना जो है समाप्त हो जाएगा टॉपिक। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। सीधी सी बात है, द्रव की विलेयता जो है, द्रव में गैस की जो विलेयता है, गैस जो है द्रव में उस पर आरोपित किया है दाब के समानुपाती है, ठीक है। अपन जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेकर समझिए, कोल्ड ड्रिंक में जो गैस भरी होती है, अपन देखते हैं कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलती है गैस कैसे उड़ जाती है ना, बाहर लगती है गैस उड़ जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि उस पर दाब लगा रखा होता है, दाब लगा होता है। जितना ज़्यादा दाब, तो गैस की द्रव में विलेयता किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, ठीक है। इस नियम के अनुसार गैस का आंशिक वाष्पदाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, गैस का आंशिक वाष्पदाब अपन पढ़ते आ रहे हैं, उसकी किसके, मोलबिन के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ये दाब बटे में मोलबिन, ठीक है। ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी नियतांक क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़े विलेयता क्या होगी, कम होगी ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विलेयता कम होती है, राइट। ये अपना आज का टॉपिक, अपना सॉल्यूशन जो है, क्लास कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो विलेन वाला टॉपिक। आज हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है पूरा, ठीक है। इसके कल हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज विलेन सॉल्यूशन की वन शॉट क्लास मेरे को लेनी थी, इसलिए मैंने सॉल्यूशन की वन शॉट क्लास में आपको पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया, थ्योरी वाला पार्ट। इसके कल अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट की और क्लास लेंगे एक, तो अपना सॉल्यूशन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ ऐसा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो उस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको, पढ़कर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करें, सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।